डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु एवं देश के भावी शिक्षक आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम इसके पहले हम लोग इस पर 2 वीडियो बना चुके हैं। अति लघुत्तरी शार्ट टाइप जो प्रश्न है, इस पर वीडियो बनाने का मेन जो यही उद्देश्य है कि अगर हम शार्ट टाइप क्वेश्चन तैयार करते हैं तो इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे और जो लघुत्तरी हैं शार्ट टाइप क्वेश्चन है वो भी तैयार हो जाएंगे। पेपर 2 है ये, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसके अंतर्गत ये तीसरा वीडियो है अति लघुत्तरी में, और एक वीडियो बना चुके हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप में, वस्तुनिष्ठ में। एक वीडियो बनाएंगे और जिसमें लघु उत्तरीय एक वीडियो और एक जो है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसलिए इनको हमने शामिल कर लिया है ताकि एक बार आपको ध्यान में रहेगा तो आपसे प्रश्न छूटेंगे नहीं, आप इसको कर ले जाएंगे। तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसको हल्के में ही हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अब नौ साक्षरों के विषय में रेड्डी समितियों ने क्या कहा। तो 9 साक्षरों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। जो नए साक्षर मतलब था ना कि संपूर्ण साक्षरता होना चाहिए, तो वही की सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है। साक्षरता अभियान को और अधिक गतिशील बनाए जाने की आवश्यकता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा कि सतत शिक्षा कार्यक्रम। सतत शिक्षा मतलब कि हमेशा चलने वाली जो शिक्षा है वह उस कार्यक्रम को चलाए जाने की आवश्यकता है। और दूसरा देखिए, प्रोफेसर यशपाल समिति किस समस्या के लिए गठित हुई थी। तो प्रोफेसर यशपाल समिति जो है वह जीवन पर्यंत स्वाध्याय कौशल विकसित करने की क्षमता निर्माण समिति, अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों में सलाह देना, ठीक है। पढ़ाई, ये जरूर ध्यान रखिएगा, शिक्षा बिना बोझ के, या पढ़ाई पर जो है बच्चों को, छोटे बच्चों को ज़्यादा जो बोझ पड़ता है। और कब हुआ था, 1992 में यशपाल समिति गठित की गई थी। हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी त्रुटि क्या है। हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि पढ़ाई जो है वह अधिक कराई जाती है और बच्चे जो है कम सीख पाते हैं, सही तरीके से मूल्यांकन नहीं हो पाता है, तो बच्चे जो है वह कम सीख पाते हैं। जिस बोझ को हम अध्ययन करना चाहते हैं वह क्या है। हम जिस बोझ को अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोझ है बल्कि सीखने का भी बोझ है, जो भी स्थानों पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में ही बच्चों के लिए व्यवस्था क्या है। तो बचपन के शुरू दिनों से ही बच्चे, विशेषकर मध्यम वर्ग के बच्चे, गृह कार्य, ट्यूशन तथा विभिन्न प्रकार की कोचिंग संस्थाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश तो उनके दुर्लभ वस्तु हो गया है। ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन जो है, हम जब शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो सिर्फ शिक्षक के लिए ही अनिवार्य है ऐसा सोचा जाता है। तो ऐसा नहीं, अभिभावकों के लिए ही अनिवार्य है, क्योंकि आज के युग में देखा जाए तो शिक्षा को बहुत प्रतिस्पर्धी बनाया जाने लगा है और सब लोग इस होड़ में लग गए हैं जिसका बोझ या जिसका दबाव छोटे बच्चों पर आता है। उनके अंदर छोटे कम उम्र में ही एक तनाव सा दिखने लगता है, स्कूल का तनाव अलग से, टीचर का अलग से, और फिर इतना भारी भरकम जो बैग है उसका तनाव अलग से। तो उनको लगता है कि हमको कितना पढ़ना है, हमको गृह कार्य करना है, ट्यूशन जाना है, मतलब उनके लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो इसको ज़रूर आप, अगर क्वेश्चन आता है कि शिक्षा से संबंधित बच्चों के बचपन में व्यवस्था क्या है, तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं, गृह कार्य और ट्यूशन, विभिन्न प्रकार के कोचिंग संस्थाओं में भाग लेना जो है उनके लिए विवश हो जाते हैं और अवकाश उन्हें नहीं मिल पाता है। बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य क्या हो गया है। तो पाठ्यक्रम को पूरा करना, ठीक है, पाठ्यक्रम को पूरा करना अपने आप में लक्ष्य बन गया प्रतीत होता है। इसका शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक मूल्यों से कोई सरोकार नहीं है। स्कूली शिक्षा इस समय लाभप्रद है या नहीं। स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा नीरस, बोझिल और रुचिकर तथा कटु अनुभव प्रदान करने वाली प्रतीत होती है। यदि जब पाठ्यक्रम का बोझ अधिक रहेगा, हमेशा पढ़ने की बात होती रहेगी, तो बच्चों को क्या है, उनका सर्वांगीण विकास की तो बात की जाती है शिक्षा के अंतर्गत। यानी कि जब हम
पाठ्यक्रम के बारे में ही गृह और जो बाकी जो है खेल कूद है या सांस्कृतिक, ये सब से धीरे धीरे बच्चे कटने लगे हैं। तो इसीलिए स्कूली शिक्षा लाभप्रद है या नहीं, तो आप इसको करके कर सकते हैं कि बच्चों को जो नीरस और बोझिल लगने लगा है, क्योंकि वहाँ पर क्रिएटिविटी की भी बात होनी चाहिए थोड़ी, वहाँ पर और भी जो विषय हैं उनके बारे में बात होना चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है, तो स्कूलों में परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया में स्कूलों पर अधिक महत्व दिया जाता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर हमारी शिक्षा प्रणाली केवल रटने की क्षमता की जाँच कर पाती है। परीक्षा के दौरान बच्चों में भय उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? SOPT। ठीक है, SOPT विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम, भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए विशेष अनुस्थापन जो कार्यक्रम चलाई जाने वाली योजना SOPT के नाम से जाना जाता है। और इसका कार्यक्रम 93-94, ध्यान रखिएगा, 93-94 प्रारंभ हुआ था। SOPT कार्यक्रम में प्रतिवर्ष कितने प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य किया गया था? 4.5। ठीक है, 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों की। उत्तर प्रदेश बेसिक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश बेसिक परियोजना के अंतर्गत 300 आबादी तथा 1.5 किलोमीटर के दूरी पर प्राथमिक विद्यालय या फिर वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को शामिल किया गया था, जिसमें लगभग 5,000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा जो है प्रदान करना भी शामिल था। उत्तर प्रदेश बेसिक परियोजना का मुख्य कार्यक्रम बताइए। इसे ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश बेसिक परियोजना की स्थापना मतलब यह जो है कब, किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा, बताया जा चुका है। ठीक है, देखते हैं फिर। इसके अंतर्गत राज्य, जनपद, स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य में 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालयी सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना शामिल है। DPEP परियोजना के 2 मुख्य कार्य बताइए। DPEP, ठीक है, DPEP परियोजना के जो 2 मुख्य कार्य हैं वह भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और भौतिक, और दूसरा जो है विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना और ह्रास अवरोध की कमी लाना। DPEP परियोजना के उद्देश्य बताइए। 6 से 11 वर्ष के सभी बच्चों का 100% विद्यालयी सुविधा उपलब्ध करना, सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों का विद्यालयों में नामांकन, धारण तथा संप्राप्ति को 5% तक कम करना। नेक्स्ट है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक क्या है? तो इसका जो प्रेरक वाक्य है, 1 पढ़ाई 1। ध्यान रखिएगा, 1 पढ़ाई 1। श्री रामपुर त्रिमूर्ति से क्या तात्पर्य है? श्री रामपुर त्रिमूर्ति के 3 मिशनरी, विलियम कैरी, ठीक है, विलियम कार्ड तथा जोशुआ मार्च मैन श्री राममूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का योजना का क्रियान्वयन कब हुआ था? वर्ष 1992 में। मूल्यांकन, यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन आ सकता है, कब लागू हुआ था? तो 1987 में। ठीक है, और इस कार्यक्रम का मूल्यांकन कब हुआ था? तो 1992 में। जरूर इसको ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? कई बार बताया जा चुका है, इसको एकदम आपको रटा होना चाहिए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था, प्राथमिक विद्यालयों के कमरों, ठीक है, 2 रूम का कमरा और आगे बरामदा होना चाहिए। पाठ्य सामग्री में बच्चों को जो कॉपी किताब है वह फ्री होना चाहिए। शिक्षण उपकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। पूरा इसको हम बता चुके हैं, इसके पहले वाले जो वीडियो है, इसको एकदम रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पी मोस्ट कार्यक्रम में क्या व्यवस्था की गई थी? तो पी मोस्ट कार्यक्रम में विद्यालयों के अध्यापकों के विस्तृत एवं सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, पी मोस्ट। फिर है, उत्तर प्रदेश के सभी के लिए शिक्षा परियोजना का मूल कार्य क्या है? उक्त परियोजना के 2 मूल कार्य हैं, प्रबंधकीय व्यवस्था तथा अकादमिक व्यवस्था। ठीक है, अकादमिक का मतलब एकेडमिक, शैक्षणिक। ठीक है, प्रबंधकीय और शैक्षणिक।
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रथम कब प्रारंभ हुआ था? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रथम का प्रारंभ वर्ष 1997 से हुआ था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी सहायता से संचालित किया गया? जिला प्राथमिक कार्यक्रम यानी DPEP विश्व बैंक वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया। तो ध्यान रखिएगा, DPEP जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988। ये सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। 5 मई 1988। प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना की स्थापना, इस परियोजना की संकल्पना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सितंबर 2003 में की गई थी। ठीक है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में किन विद्यालयों का प्रावधान है? बालिका शिक्षा के अंतर्गत से बाहर की बालिकाओं, विशेषकर शाला त्यागी बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है। जो वंचित हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, वे इसके अंतर्गत आते हैं। आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा और बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना ECCE किसकी सहायता से चल रही? तो यूनिसेफ, ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ की सहायता से, यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण NCERT के निर्देशन में 10 राज्यों में चल रही है। ECCE योजना किन राज्यों में? देखिए, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो आप बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना इसमें लिखेंगे। ठीक है। आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा यानी कि ECC अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। तो यह योजना जो है 10 राज्यों में चल रहा है NCERT और यूनिसेफ की सहायता से। बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, कुल 10 राज्यों में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है। बालक का बेहद संवेदनशील व संभावना से परिपूर्ण समय कौन सा होता है? प्रारंभ के 8 साल यानी 6 से 14 वर्ष तक का समय। सभी बच्चों के जाति, लिंग व वर्ग समुदाय के भेदभाव के बिना शिक्षा के अवसर प्राप्त होने का क्या तात्पर्य? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, बिना भेदभाव का शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। वर्तमान में कौन सी कक्षा तक की शिक्षा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के रूप में स्वीकार की गई है? 1 से 8 तक की। स्वतंत्रता से पूर्व जनसाधारण की शिक्षा पर किसने बल दिया? हंटर कमीशन व वुड डिस्पैच। यहाँ किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे स्वतंत्रता के पूर्व बात की जा रही है। ठीक है। हंटर कमीशन यानी 1882, इसको क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग, और वुड डिस्पैच 1954। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व सर्वसुलभ बनाने का प्रथम प्रयास किसका है? ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात 1893, स्वतंत्रता के पश्चात नहीं, स्वतंत्रता के 1893 में बड़ौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़, बड़ौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़ के बाद किसका प्रयास था? 1910 में गोखले ने अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में पारित किया था। संविधान में अनुच्छेद 45 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य क्या हैं? तो प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ और अनिवार्य बनाने के उद्देश्य सभी बच्चों का नामांकन, ठीक है, सभी बच्चों का नामांकन, सभी बच्चों का विद्यालय में ठहराव और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-1992 में किस बात पर जोर दिया गया था? तो समाज के सभी वर्ग के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संपूर्ण राष्ट्र के प्राथमिक शिक्षा के स्तर में एकरूपता लाने पर बल दिया गया था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 25 जुलाई 1972। क्वेश्चन हम पूछे थे इसके पहले, 25 जुलाई 1972। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम लागू हुआ था 25 जुलाई 1972। इस अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा का गठन 25 जुलाई 1972 से प्रभावी माना जाता है। उसी समय यह लागू भी हुआ था और इसका गठन भी हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पका हुआ भोजन उपलब्ध कब से कराया गया? 1 सितंबर 2004 से। ठीक है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं भवन तथा शैक्षिक संस्था को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता को सुनिश्चित करना और प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार। प्राथमिक शिक्षा तक सभी का पहुंच। हमारी संसद के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 को क्या रूप दिया गया? तो अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को विस्तृत करके प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 21 क में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 21 क के अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1910 से। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ था। शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित होने से क्या तात्पर्य है? इस प्रणाली में गुरु का स्थान आधिकारिक न होकर के मार्गदर्शक का हो जाता है। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आधिकारिक न होकर के मार्गदर्शक का हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा पाठचर्या रूपरेखा 2005 किस आधार पर बनी थी? तो 1993 में बनी शिक्षा बिना बोझ यशपाल समिति के रिपोर्ट के आधार पर पाठचर्या की समीक्षा के उपरांत यह रूपरेखा बनी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में है। RTI 2009 अधिनियम में शिक्षक अपने दायित्व एवं भूमिका को सही ढंग से पूर्ण कर सके इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? जनगणना, आपदा राहत कार्य, चुनाव के अतिरिक्त उन्हें किसी गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जाए। ठीक है। यानी कि वह जनगणना, आपदा राहत और चुनाव के अतिरिक्त उन्हें किसी और कार्य में न लगाया जाए, क्योंकि इसी में वह रह जाते हैं और शैक्षिक कार्य नहीं कर पाते हैं। शांति के लिए शिक्षा पर किस दस्तावेज में बल दिया गया? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 NCF में इस पर विशेष बल दिया गया। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के प्रथम अध्याय में क्या कहा गया? इसके प्रथम अध्याय का नाम परिप्रेक्ष्य है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के द्वितीय अध्याय का नाम सीखना तथा ज्ञान है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के तृतीय अध्याय का नाम पाठचर्या क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन है। चतुर्थ अध्याय का नाम विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है और इसके पंचम अध्याय का नाम व्यवस्थागत सुधार। ध्यान रखिएगा, पहला परिप्रेक्ष्य है, दूसरा सीखना और ज्ञान, तीसरा पाठचर्या क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं, चौथा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण और पांचवा जो है व्यवस्थागत सुधार। NCERT का पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है। NCERT की स्थापना कब हुई थी? NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 को NCERT की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान किस नगर में स्थित है? यह संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में शैक्षिक परामर्श एवं मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद लखनऊ द्वारा SCERT। ठीक है। NCERT नेशनल है और SCERT क्या है? स्टेट है। उत्तर प्रदेश में BTC की परीक्षाएं आयोजित कराने का दायित्व किसका है? परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? वाराणसी में स्थित है। बेसिक शिक्षा परिषद का संबंध किस कक्षा तक की शिक्षा से है? 8वीं कक्षा तक की शिक्षा से। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार अक्टूबर 1987 में। प्रधानाध्यापक के शैक्षिक दायित्व कौन से? अध्यापन, मूल्यांकन, विद्यालय का प्रबंधन। ठीक है। अध्यापन, मूल्यांकन और विद्यालय का प्रबंधन। प्रधानाध्यापक के प्रशासनिक दायित्व लिखिए। विद्यालय का प्रशासन, शिक्षकों का कार्य विभाजन तथा वेतन संबंधी कार्य। विद्यालय का प्रशासन, शिक्षकों का कार्य विभाजन और वेतन संबंधी कार्य। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत। विद्यालय प्रबंध समिति के कुल कितने सदस्य होंगे और इसमें माता पिता या संरक्षक कितने होंगे? विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य 15 होंगे। 11 सदस्य बालकों के माता पिता अथवा संरक्षक
किंतु आधे सदस्य महिलाएं होंगी। विद्यालय अनुश्रवण से क्या तात्पर्य है? शैक्षिक उन्नयन हेतु किसी भी सुधार कार्यक्रम हेतु आयोजित बैठक, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, दिए गए सुझाव एवं सलाह आदि अनुश्रवण के अंतर्गत आते हैं। विद्यालय विकास योजना क्या है? विद्यालय विकास योजना वर्तमान स्थिति के सापेक्ष विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने की एक योजना है। मीना मंच, ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। मीना मंच क्यों गठित किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना परिषद द्वारा प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जनपद के उच्च प्राथमिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनपद के उच्च प्राथमिक स्तर पर मीना मंच का गठन किया गया। इसका गठन NPEGEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल, ध्यान रखिएगा, NPEGEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल के अंतर्गत हुआ। मीना मंच के उद्देश्य बताइए। मीना मंच के उद्देश्य निम्न हैं: बालिकाओं की अभिव्यक्ति क्षमता, नेतृत्व तथा सहयोग की भावना का विकास, बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना, रचनात्मक लेखन एवं चिंतन की आदत, विभिन्न जीवन कौशलों का विकास, बाल एवं महिला अधिकारों का ज्ञान और बाल विवाह की रोकथाम, बचत हेतु प्रोत्साहन। अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक कब होनी आवश्यक है? प्रत्येक माह में शनिवार या रविवार। जेंडर संवेदीकरण से क्या आशय है? ठीक है, जेंडर यानी लिंग संवेदीकरण से तो हम अपनी रूढ़िवादी सोच को नहीं बदल पाए हैं। परिवार में बालक को अधिक महत्व दिया जाता है। बालिकाओं की अपेक्षा बालक की पढ़ाई, खान पीन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यही जेंडर संवेदीकरण है। लिंग भेद के प्रमुख कारण। लिंग भेद के प्रमुख कारण हैं बालिकाओं को वंश का वाहक न समझना, छोटी उम्र में विवाह, घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी, छोटे बच्चों की घर में देखभाल, अभिभावकों की आर्थिक तंगी, बालिकाओं के लिए उदासीनता एवं उपेक्षा। विद्यालय अभिलेखों का महत्व बताइए। अभिलेखों के आधार पर ही विभाग द्वारा मांगी गई सूचनाओं को भेजा जाता है। अभिलेखों के माध्यम से योजनाओं की प्रगति तथा आख्या प्रस्तुत की जाती है। भावी योजनाओं के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है श्री एन जनार्दन रेड्डी ने अपने रिपोर्ट कब पेश की? 1986 शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में 22 जनवरी 1992 की समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। हंटर कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के नाम से भी जाना जाता है और 1964 में कोठारी कमीशन को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कब प्रारंभ हुआ था? उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील जो है वह 2007 में प्रारंभ हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने का उद्देश्य निम्न है: वर्ष 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश करना। 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की कक्षा पूरी कर ले। 2010 तक सभी बच्चे 8 तक की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2003 तक बच्चों को विद्यालय में सभी विद्यालयों जैसे जो भी वैकल्पिक विद्यालय है, शिविर हो या प्राथमिक विद्यालय, उसमें प्रवेश कराना। 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें और 2010 तक जो है कक्षा 8 तक की 2008 तक की शिक्षा को पूरी कर लें। सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य सभी बच्चे 2005 तक स्कूल गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालयों में दाखिला, स्कूल में वापस लौटें, बैक टू स्कूल कैंप में हों। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी काफ़ी थोड़ा महत्वपूर्ण हमको लग रहा है, जिसमें कुछ आपको ऐसे आ सकते हैं और इनका फुल फॉर्म बताना होगा। तो इसमें ओबी क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अगर ओबी आता है तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। SOPT स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर्स, शिक्षक के लिए विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। ठीक है, DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा प्रोग्राम। NPGL की बात अभी की गई थी, मीना मंच। NPGL नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, NPGL नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो ठीक है, आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आज का वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही नए क्वेश्चन है और अक्सर इसे प्रश्न भी आ जाते हैं।
तो इसको अगर आप तैयार करते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और लघुत्तरी भी तैयार हो जाएंगे और अति लघुत्तरी भी तैयार हो जाएंगी। अब 3 आपके अति लघुत्तरी जो है वीडियो बन चुके हैं और इन 3 से हमें उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हो जाने चाहिए अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, पढ़ना क्या है, सुनना है। अगर आप कंसंट्रेशन से सुनते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो आपके सारे जो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। रटना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उसको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, फिर आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अच्छा नंबर आए इसी उम्मीद के साथ वीडियो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इससे संबंधित एक वीडियो और बनाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव टाइप और एक लघुत्तरी टाइप। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।